हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विथ राहुल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग एफडी फैन मींस फोर्स ड्राफ्ट फैन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि इस वीडियो में आपका क्या क्या टॉपिक कवर रहेगा। फ्रेंड्स, फंक्शंस ऑफ फोर्स ड्राफ्ट फैन, फोर्स ड्राफ्ट फैन का क्या यूज है, हम लोग एफडी फैन का यूज क्यों करते हैं, डक्ट लेआउट ऑफ सेकेंडरी एयर, सेकेंडरी एयर का पाथ क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ एफडी फैन का जो इंटरनल कंपोनेंट उसका स्टेटर में क्या रहता है, रोटर पार्ट्स में क्या रहता है, क्योंकि एफडी फैन आपका क्या है, सिंगल स्टेज फैन होता है, इसमें आपका एक ही इम्पेलर्स होता है, बट पीए फैन में आपका दो इम्पेलर था वहां पे। फिर स्टॉलिंग इन एफडी फैन, लाइक पीए फैन, एफडी फैन भी स्टॉलिंग होता है, तो हम लोग स्टॉलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि स्टॉलिंग का क्या कंडीशन है और स्टॉलिंग से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एफडी फैंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन, एफडी फैन का भी इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन है, उसका स्टार्ट परमिशिप क्या है, उसका किस कंडीशन में आपका एफडी फैन ट्रिप करता है, उसका डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें पार्ट वाइज में वीडियो बनाऊंगा, तो ध्यानपूर्वक इस सारे वीडियोस को देखें, इससे आपको एफडी फैन का एक क्लियर कंसेप्ट पता चल जाएगा कि एफडी फैन का कहाँ पे लोकेशन होता है, एफडी फैन का हम लोग यूज क्यों करते हैं, उसका इंटरलॉक प्रोटेक्शन, स्टार्ट परमिशिप क्या है, ट्रिपिंग कंडीशंस क्या है, उसका एफडी फैन का जो डक्ट है कहाँ से जाता है, और उसका इंटरनल कंपोनेंट्स क्या है, उसका मोटर का क्या रेटिंग है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ एफडी फैन, तो सारा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। एज वी नो दैट द कंबशन इज द एसेंशियल प्रोसेस टू जनरेट स्टीम इन द बॉयलर। बॉयलर के अंदर कंबशन होता है, कोल का कंबशन होता है, ऑयल का कंबशन होता है, और उस कंबशन से आपका हीट एनर्जी रिलीज होता है और वहाँ से वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट होता है और वो स्टीम आपका टरबाइन में जाकर टरबाइन के रोटर को रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। सिंपल फंडा है ये। तो कंबशन प्रोसेस एक इसेंशियल प्रोसेस है टू जनरेट द स्टीम इन द बॉयलर, रिगार्डलेस ऑफ द फ्यूल यूज्ड इन द बॉयलर, चाहे अगर आप सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस फ्यूल यूज करते हैं। The three important elements क्या है, फ्यूल, एयर एंड हीट आर essential for the proper combustion process। कंबशन प्रोसेस के लिए आपके पास क्या चाहिए, एयर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए एंड हीट आपका फ्यूल चाहिए। ये तीनों आपस में मिलकर ऑक्सीडेशन प्रोसेस करता है। फ्यूल का ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस से आपका थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो इस कंबशन प्रोसेस के लिए आपका जो एयर सप्लाई करता है वो एयर कहाँ से आता है, वो आपका एफडी फैन से आता है, फोर्स ड्राफ्ट फैन से आता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हम लोग का जो बॉयलर है वो बैलेंस ड्राफ्ट है, मीन्स हम लोग आईडी फैन का भी यूज करते हैं एंड एफडी फैन का भी यूज करते हैं। आपका आईडी फैन क्या करता है, आईडी फैन आफ्टर द बर्निंग ऑफ कोल आपका फ्लू गैस जनरेट होता है, उस फ्लू गैस को आपको एटमॉस्फेयर में रिलीज करना है। तो आपका फ्लू गैस फर्स्ट पास सेकेंड पास से होता हुआ एपीएच में आता है, जहां अपना ये हीट किसको देता है, प्राइमरी एयर को देता है एंड सेकेंडरी एयर को देता है। प्राइमरी एयर कहाँ से आता है, प्राइमरी एयर फैन से आता है। सेकेंडरी एयर कहाँ से आता है, फोर्स ड्राफ्ट फैन से आता है। सेकेंडरी एयर का क्या काम है, सेकेंडरी एयर इज यूज्ड इन द कंबशन प्रोसेस, और प्राइमरी एयर का क्या काम है, टू ट्रांसपोर्ट द प्लोराइज्ड कोल फ्रॉम द मिल टू द बॉयलर, कि प्लोराइज्ड कोल को मिल से बॉयलर तक पहुंचाता है। तो वहां से आपका फ्लू गैस एपीएस से होता हुआ आपका ईएसपी में आता है, ईएसपी से आईडी फैन में जाता है, आईडी फैन से आपका स्टेक चिमनी से बाहर निकल जाता है। और फर्नेस का प्रेशर हम लोग -8 से -10 mmWc मेंटेन करते हैं। तो आप आईडी फैन एंड एफडी फैन का प्रॉपर बैलेंसिंग करके हम लोग बॉयलर का जो फर्नेस प्रेशर है -8 से -10 mmWc मेंटेन करते हैं। तो एफडी फैन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो फ्रेंड, पावर प्लांट में आपका दो एफडी फैन रहता है, एफडी फैन ए एंड एफडी फैन बी। देखिए एफडी फैन का मेन फंक्शंस क्या है, देखिए फोर्स ड्राफ्ट फैन, एफडी फैन ड्रॉ द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एफडी फैन सक द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर and forces it
into the furnace through the air preheater। एफडी फैन क्या करता है? एफडी फैन आपका एक सक्शन स्ट्रेनर रहता है और उसके बाद इनलेट नोजल रहता है जहाँ से आपका एटमॉस्फेरिक एयर को शक करता है, फिर इसको प्रेशराइज करता है, थोड़ा सा प्रेशराइज करने के बाद थ्रू द एपीएच एयर प्रीहीटर में ये हीट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द फ्लू गैस से, और वहाँ से बाद ये आपका बॉयलर में आता है टू असिस्ट द कंबशन प्रोसेस। बेसिकली आपका एफडी फैन सेकेंडरी एयर प्रोवाइड करता है फॉर द कंबशन प्रोसेस। एफडी फैन कहाँ पे लोकेटेड रहता है? तो एफडी फैन इज लोकेटेड एट द इनलेट ऑफ द बॉयलर। ये आपका देखिएगा अगर फिजिकल लोकेशन तो एपीएच एंड ईएसपी के बीच में रहता है आपका, और आईडी फैन कहाँ पे रहता है? ईएसपी एंड चिमनी के बीच में रहता है। तो इट पुशेस द हाई प्रेशर क्लीन एयर, क्या करता है? इट पुशेस द हाई प्रेशर क्लीन एयर इनटू द कंबशन चेंबर वेयर इट मिक्स विद द फ्यूल। जहां पे ये क्या करता है? फ्यूल के साथ मिक्स करता है एंड वहां पे आपका हीट एनर्जी रिलीज करता है और असिस्ट करता है कंबशन प्रोसेस में। जिस पावर प्लांट में कोल इज यूज्ड एज ए प्राइमरी फ्यूल इन द कंबशन प्रोसेस, वहां पे आपका फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन इज यूज्ड एज ए सेकेंडरी एयर फैन which control the proper combustion and efficiency of the fuel। मीन्स मोटा मोटी आप ये समझिए कि आपका जो फोर्स ड्राफ्ट फैन जो होता है वो आपका कंबशन एयर प्रोवाइड करता है बॉयलर में जाने से पहले, या एपीएच में फ्लू गैस का जो रेसिडुअल हीट होता है उसको ये एब्जॉर्ब करता है, अपना टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, और फिर उसके बाद थ्रू द विंड बॉक्स आपका बॉयलर के अंदर जाता है। तो यहां देखिए इसका लेआउट, ये देखिए आपका एफडी फैन ए एंड एफडी फैन बी है। एफडी फैन दोनों जो है आपका क्या है? ब्लेड पिच ऑपरेटेड रहता है। इसका जो मोटर का जो रेटिंग है वो 1025 किलोवाट का मोटर रहता है। मींस 1 मेगावाट, जनरली 1 मेगावाट का मोटर का रेटिंग रहता है। इसमें 11 किलो वोल्ट का पावर सप्लाई हम लोग करते हैं 11 केवी का, और इसका जो आरपीएम होता है वो 990 आरपीएम से 1000 आरपीएम रहता है। ये कांस्टेंट आरपीएम पे इसका मोटर रोटेट करता है, और हम लोग इसको रेगुलेट कैसे करते हैं? थ्रू द ब्लेड पिच। ब्लेड पिच आपका देखिए यहाँ पे ब्लेड पिच है, ब्लेड पिच के थ्रू हम लोग इसको रेगुलेट करते हैं। ब्लेड पिच रेगुलेट कैसे होता है? कंट्रोल ऑयल से। कंट्रोल ऑयल कहाँ से आता है? तो लूब ऑयल सिस्टम से आता है। सिंपल फंडा है। कंट्रोल ऑयल का प्रेशर हम लोग जनरली 25 से 26 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मेंटेन करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल ऑयल हम लोग ब्लेड पिच को ऑपरेट करके इसका प्रेशर एंड द फ्लो हम लोग इंक्रीज करते हैं। ये आपका ब्लेड पिच है। जनरली आपका एफडी फैन जो होता है, आपका कौन सा ब्लेड हम लोग इसमें यूज करते हैं? इसमें हम लोग बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड यूज करते हैं, बैकवर्ड कर्व ब्लेड। और आईडी फैन में कौन सा ब्लेड हम लोग यूज करते हैं? फॉरवर्ड कर्व ब्लेड यूज करते हैं। ठीक है, और ये इसका आउटलेट में आपका डैम्पर लगा हुआ है। एफडी फैन के आउटलेट में आपका ये डैम्पर लगा हुआ है। ये इसका मोटर है। ठीक है, जैसे हम लोग एफडी फैन का स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले आपका ब्लेड पिच मिनिमम पोजीशन पे होना चाहिए और आउटलेट डैम्पर क्लोज होना चाहिए, तभी हमको स्टार्ट कमांड, स्टार्ट परमिशन मिलता है। ठीक है, और यहाँ के बाद देखिए, यहाँ से बाद जैसे मान लीजिए कि एफडी फैन ए एफडी फैन बी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आपका ये गेट दोनों खुलेगा। गेट खुलने के बाद देखिएगा कि एक कॉमन डक्ट रहता है जो दोनों एफडी फैन के डक्ट को कनेक्ट करता है, कॉमन डक्ट। और इसी कॉमन डक्ट से एक लाइन टैपिंग लेके आपका स्कैनर एयर फैन में सप्लाई करते हैं। स्कैनर एयर फैन का जो सक्शन होता है वो आपका एफडी फैन से लेता है। स्कैनर एयर फैन का आपका दो जगह से सक्शन का प्रोविजन रहता है। एक आपका एफडी फैन से जाता है, दूसरा एक इमरजेंसी डैम्पर होता है जहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर को ये सक करता है। नॉर्मल कंडीशन में आपका उसका जो सक्शन होता है वो एफडी फैन से ही होता है। जैसे ही आपका एफडी फैन ट्रिप करता है तो इमरजेंसी डैम्पर आपका ओपन हो जाता है। ऑटो में लॉजिक है कि इमरजेंसी डैम्पर आपका ओपन होगा और
उसके बाद एटमॉस्फेयर से वो एयर सक करता है। स्कैनर एयर फैन बंद नहीं होना चाहिए। अगर आपका बॉयलर ट्रिप भी करता है तो अंदर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है कि उसका इग्नाइटर जल सकता है, स्कैनर उसका बर्न हो सकता है। तो उसको कूलिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कैनर एयर फैन का यूज़ करते हैं। तो स्कैनर एयर फैन का जो सक्शन होता है वो यहीं से कॉमन डक्ट से ही लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से निकलने के बाद आपका दो प्रोविज़न दिया हुआ, एक आप डायरेक्ट लेके जा सकते हैं और एक थ्रू एस्केप भी लेके जा सकते हैं। यहाँ से जनरली हम लोग विंटर सीजन में एस्केप के थ्रू ही एपीएच में लेके जाते हैं सेकेंडरी ईयर को। दोनों का अलग अलग आपका एस्केप है। देखिए एस्केप का यूज़ जनरली हम लोग विंटर में करते हैं। एस्केप का यूज़ करते क्यों हैं? देखिए एस्केप क्या होता है, स्टीम कॉइल्ड एयर प्री हीटर, जहाँ पे स्टीम जो होता है वो पीआरडीएस से हम लोग स्टीम सप्लाई करते हैं। देखिए एस्केप का मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि हम लोग एस्केप का यूज़ क्यों करते हैं। जनरली आपको ये बता देता हूँ कि एपीएच के आउटलेट में फ्लू गैस का टेम्परेचर एसिड ड्यू पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए। एसिड ड्यू पॉइंट जो है डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सल्फर कंटेंट एंड वाटर वेपर इन द फ्लू गैस। एसिड ड्यू पॉइंट का मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाया है कि एसिड ड्यू पॉइंट क्या होता है, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, और एपीएच का टेम्परेचर अगर फ्लू गैस का कम हो जाता है एट द आउटलेट में तो हमको क्या क्या स्टेप लेना चाहिए। तो आप हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जनरली आपका 120-130 डिग्री सेल्सियस के आसपास वेरी करता है। ठीक है, तो फ्लू गैस का टेम्परेचर एट द आउटलेट ऑफ एयर प्री हीटर ये आपका एसिड ड्यू पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आपका जो फ्लू गैस के अंदर SO2 है और आपका SO3 है, वह वाटर वेपर के साथ मिलकर H2SO4 एसिड बनाता है। और H2SO4 जैसे इसको एसिड ड्यू पॉइंट से कम टेम्परेचर मिला तो H2SO4 कंडेंस हो जाएगा और जिस पाथ से वो गुजरेगा उस सबको कोरोड कर देगा, क्योंकि वो हाईली एसिडिक होता है। तो इसलिए हम लोग फ्लू गैस का टेम्परेचर एट द आउटलेट ऑफ एपीएच हम लोग एसिड ड्यू पॉइंट मीन्स 120-130 डिग्री सी से ज़्यादा मेंटेन करते हैं ताकि वो कोरोड ना हो। तो ठंड के समय क्या होता है, विंटर के समय क्या होता है कि जनरली आपका सेकेंडरी एयर जो टेम्परेचर एट द इनलेट ऑफ एयर प्री हीटर बहुत ही कम होता है। बाहर का टेम्परेचर कितना रहता है, 10-15 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन समर में यही आपका टेम्परेचर बढ़ के 30-35 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो मान लीजिए कि सेकेंडरी एयर जिसका टेम्परेचर विंटर में मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम लोग डायरेक्टली इसके थ्रू अगर लेके चले जाएंगे तो फ्लू गैस को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देगा। वो फ्लू गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन कर देगा, इवन उसका एसिड ड्यू पॉइंट से भी नीचे लेके चला जाएगा और उससे उसका जो एपीएच का जो बास्केट है सबको कोरोड कर देगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको थोड़ा सा हीट कर देते हैं स्टीम का यूज़ करके, उसका टेम्परेचर को हम लोग 30-40 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं ताकि वो फ्लू गैस टेम्परेचर को ज़्यादा कूल ना कर सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे कि एस्केप का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। तो जनरली हम लोग समर सीजन में इसका यूज़ नहीं करते हैं। समर सीजन में आपका डायरेक्ट इससे इस पास से होकर चला जाता है, लेकिन विंटर में हम लोग इस पास से लेके चले जाते हैं। और जब आपका सफिशिएंट टेम्परेचर आ जाता है तो फिर हम लोग एस्केप को आइसोलेट भी कर सकते हैं। यहाँ के बाद ये एपीएच में आता है। एपीएच में आ रहा है आपका, एपीएच में आपका 3 सेक्टर होता है, ट्राई सेक्टर होता है आपका। 108 से 120 डिग्री आपका रहता है सेकेंडरी ईयर के लिए, 180 डिग्री आपका रहता है प्राइमरी ईयर के लिए, फ्लू गैस के लिए, एंड 60 से 72 डिग्री आपका रहता है प्राइमरी ईयर के लिए। तो यहाँ पे फ्लू गैस से थोड़ा सा हीट लेके इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो एपीएच में आने से पहले इसका टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस होता है, तो एपीएच से निकलने के बाद इसका टेम्परेचर जनरली 280 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है बट प्रेशर ड्रॉप होता है। तो एफडी फैन आपका क्या है, सिंगल स्टेज इम्पेलर फैन होता है, जहाँ पे इसका प्रेशर आपका 180 mmWc के आसपास रहता है। वही आप अगर प्राइमरी ईयर से कंपेयर कीजिएगा तो प्राइमरी ईयर आपका डबल स्टेज फैन होता है, जहाँ पे इसका प्रेशर आपका 800 डिग्री mmWc से भी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा 180 mmWc और टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सी के आसपास रहता है। यहाँ से बाद जब एपीएच पहुँचता है तो वही आपका 30 से 35-40 डिग्री टेम्परेचर, आउटलेट में आपका 270-280 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है, 290 तक भी चला जाता है।
लेकिन यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होता है। प्रेशर आपका 180 में तो आ रहा है और यहाँ पे आपका प्रेशर जनरली आपका 100 mmWc के आसपास हो जाता है, अप्रॉक्सीमेट प्रेशर ड्रॉप होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद फिर से कॉमन डक्ट है, जब एपीएस से बाहर निकलता है फिर से एक कॉमन डक्ट बनाता है यहाँ पे, और कॉमन डक्ट बनाने के बाद फिर आपका लेफ्ट एंड राइट साइड आपका विंड बॉक्स, यहाँ पे आपका विंड बॉक्स रहता है, दोनों जगह विंड बॉक्स, लेफ्ट साइड विंड बॉक्स एंड राइट साइड विंड बॉक्स होता है। यहाँ पे आपका दो ब्रांच है, बॉयलर के लेफ्ट साइड में एक विंड बॉक्स जाता है एंड राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आपका विंड बॉक्स रहता है। और इसी विंड बॉक्स में आपका बहुत सारा डैम्पर्स रहता है, और ये विंड बॉक्स क्या करता है, रेगुलेट करता है सेकेंडरी एयर का कितना आपको डीपी रखना है ना, आपका फर्नेस टू विंड बॉक्स डीपी आपको कितना चाहिए, उसके हिसाब से आपको ये डैम्पर रेगुलेट होता है। इसमें बहुत सारा डैम्पर्स रहता है। फ्रेंड्स, मैंने विंड बॉक्स पे और सेकेंडरी एयर डैम्पर्स SADC पे एक मैंने वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि सेकेंडरी एयर डैम्पर किस प्रकार से वर्क करता है और हम लोग विंड बॉक्स फर्नेस डीपी क्यों मेंटेन करते हैं, और SADC का क्या क्या कौन कौन सा डैम्पर्स होता है। आपका एक्चुअली एयर डैम्पर्स होता है, फ्यूल ऑयल डैम्पर्स होता है, आपका कोल एयर डैम्पर्स होता है। तो क्या उस डैम्पर का सबका क्या काम है, क्या उसका इंटरलॉक्स है, तो आप उस वीडियो को जाके देखें, काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो यहाँ से विंड बॉक्स के थ्रू यहाँ पे आपका बॉयलर में आता है और कंबशन में असिस्ट करता है। यहाँ पे आपको जनरली आपको 3 पैरामीटर दिखाएगा, फर्नेस प्रेशर दिखाएगा, विंड बॉक्स प्रेशर दिखाता है एंड विंड बॉक्स फर्नेस डीपी दिखाता है। विंड बॉक्स फर्नेस डीपी लोड के अकॉर्डिंगली वेरी करता है, लोड पे डिपेंड करता है। फर्नेस प्रेशर का हम लोग सेट पॉइंट डाल देते हैं कि आपको कितना मेंटेन करना है फर्नेस प्रेशर, उसके हिसाब से आपको ये मेंटेन होता है। और विंड बॉक्स प्रेशर जो है वो आपका डिपेंड करता है एफडी फैन के प्रेशर पे भी, और आपका जो एक्चुअली एयर डैम्पर्स के पोजीशन पे भी आपका विंड बॉक्स प्रेशर डिपेंड करता है। तो जनरली फ्रेंड ये इसका लेआउट है, डक्ट का लेआउट है। और एक चीज़ और फ्रेंड्स कि एपीएच में आने से पहले, जैसे एपीएच में आपका जो एंट्री करने से पहले यहाँ पे आपका एरोफॉयल लगा रहता है। यहाँ पे जनरली आपका एरोफॉयल लगा रहता है, क्योंकि एरोफॉयल का क्या काम है। एरोफॉयल आपका इस टाइप का शेप का है, जैसे मान लीजिए आपका ये डक्ट है, ये डक्ट है, ये आपका एरोफॉयल लगा देता है। देखिए एरोफॉयल का क्या काम होता है। एरोफॉयल इज यूज्ड टू मेजर द डिफरेंशियल प्रेशर। डिफरेंशियल प्रेशर जो सेकेंडरी एयर का जो डीपी होता है उसको मेजर करने में आपका एरोफॉयल का यूज होता है। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ का डीपी और यहाँ का डीपी हम लोग मेजर करते हैं। डीपी क्यों मेजर करते हैं, डीपी मेजर इसलिए करते हैं ताकि आपको सेकेंडरी एयर कितना फ्लो हो रहा है वो आप उसको मेजर कर सकते हैं, क्योंकि आपको सेकेंडरी एयर फ्लो कितना आपको एक्सेस ऑक्सीजन रखना है उसके हिसाब से आपको सेकेंडरी एयर फ्लो को रेगुलेट करना है, क्योंकि आपको एक्सेस एयर भी नहीं देना है और आपको कम एयर भी सप्लाई नहीं करना है। मैंने एयर फ्लो कंट्रोल पे एक वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे जाकर इस वीडियो को देखें कि आपका एयर फ्लो रेगुलेट कैसे होता है और किस टाइप से वो लॉजिक काम करता है, आप उसको जाके देखें हमारे चैनल पे। तो ये एरोफॉयल जनरली हम लोग यूज़ करके डीपी मेजर करते हैं। तो लेफ्ट साइड डीपी मेजर होता है एंड राइट साइड डीपी मेजर होता है, और इस डीपी से मेजर करके आपका सेकेंडरी एयर कितना फ्लो हो रहा है उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी एयर डक्ट का लेआउट है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका स्कैनर एयर फैन का जो टैपिंग जो लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, एपीएच के बाद लेते हैं या एपीएच के पहले लेते हैं। तो आपको एपीएच से पहले लेते हैं। क्यों पहले लेते हैं, क्योंकि आपको सेकेंडरी एयर का तो कूल एयर चाहिए, उसका काम क्या है, कूलिंग द स्कैनर। तो अगर हम लोग एपीएच के बाद अगर हम टैपिंग लेंगे तो ऑलरेडी उसका टेम्परेचर ज़्यादा, वो तो और ज़्यादा गर्म कर देगा। आपको तो ठंडा हवा चाहिए, इसलिए हम लोग एपीएच से पहले ही टैपिंग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एरोफॉयल कहाँ पे लगा रहता है टू मेजर द सेकेंडरी एयर डीपी, तो एपीएच के पहले लगा रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था फ्रेंड, सेकेंडरी एयर फ्लो का डक्ट लेआउट। फ्रेंड्स, इसके एफडी फैन का हम अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें भी आपका स्टेटर रहता है एंड रोटर रहता है। स्टेटर पार्ट में आपका क्या आता है, सक्शन बॉक्स और इनलेट नोजल। इसे देखिएगा कि आपका सबसे पहले आपका सक्शन में स्टेनर लगा रहता है, स्टेनर के नीचे आप देखिएगा आपका एक नोजल की तरह डक्ट रहता है जो कि उसके एफडी फैन के सक्शन से कनेक्टेड रहता है। इनलेट नोजल, सक्शन बॉक्स, और ये आपका फिर फैन हाउजिंग होता है।
सक्शन बॉक्स एंड फैन हाउसिंग आर फ्लेक्सिबल कनेक्टेड वाया द एक्सपेंशन जॉइंट, कनेक्टेड रहता है। उसके बाद आपका आउटलेट गाइड वैन हाउसिंग विद द गाइड वैन, ये गाइड वैन क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको पाथ प्रोवाइड करता है, गाइड करता है, इसलिए उसको गाइड वैन कहते हैं। जब इम्पेलर से हवा निकलता है तो गाइड वैन क्या करता है, उसको गाइड वैन क्या स्टेशनरी रहता है, ब्लेड है तो आपका फैन के केसिंग में फिक्स रहता है, वहाँ से आपका इसको पाथ प्रोवाइड करता है, उसको गाइड करता है फ्लो को। और उसके बाद देखिएगा लास्ट में आउटलेट साइड में आपका डिफ्यूजर रहता है, डिफ्यूजर जहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द प्रेशर एनर्जी। तो अल्टीमेट आपको तो वेलोसिटी नहीं चाहिए, प्रेशर चाहिए, तो डिफ्यूजर लगा रहता है। तो इनलेट में आपका नोजल ताकि फ्लो सेपरेशन ना हो, एंड डिफ्यूजर आपको काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करते हैं प्रेशर एनर्जी में। तो ये जो आपका जो भी ज्वाइंट रहता है फ्लेक्सिबल ज्वाइंट रहता है और सब एक्सपेंशन ज्वाइंट के थ्रू कनेक्टेड रहता है। रोटर में आपका क्या रहता है, फैन का बेयरिंग है, फैन बेयरिंग है जिसके एक साइड में आपका इम्पेलर माउंटेड रहता है। इम्पेलर जो होता है वो ब्लेड पिच ऑपरेटर होता है, इसको ऑपरेट करने के लिए आपका हाइड्रोलिकली ब्लेड एडजस्टमेंट सिस्टम रहता है। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ब्लेड पिच ऑपरेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ब्लेड पिच के थ्रू क्या होता है, ये रोटेट करता है। ये सिंगल स्टेज का फैन होता है, बट प्राइमरी एयर फैन आपका डबल स्टेज का फैन था, वहाँ पे आपका दो इम्पेलर था, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल इम्पेलर है और इसको रोटेट करने के लिए आपका हाइड्रोलिक ब्लेड एडजस्टमेंट सिस्टम है, ठीक है। और ये जो फैन जो होता है वो बेयरिंग में माउंटेड रहता है। इस बेयरिंग में ऑयल सप्लाई कहाँ से आता है, लूब ऑयल सिस्टम से आता है, ठीक है। तो ये बेयरिंग, इसमें कौन सा बेयरिंग रहता है, इसमें आपका सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग रहता है, जो कि आपका हैवी लोड है, हैवी भी थ्रस्ट रहता है, तो वहाँ पे बॉल बेयरिंग हम लोग ना देके रोलर बेयरिंग का यूज़ करते हैं। और आपका एक क्या है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग रहता है, जो कि आपका सेल्फ एडजस्टेबल बॉल बेयरिंग होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ब्लेड, जो इम्पेलर के ऊपर जो ब्लेड रोटेट होता है वहाँ पे भी आपका बेयरिंग रहता है। जो आपका जो हाइड्रोलिक ब्लेड एडजस्टमेंट सिस्टम से आपका एक रेडियली बहुत सारा एडजस्टिंग लीवर रहता है, लीवर के थ्रू आपका रोटेट होता है। आपका एक सेंट्रलाइज सिलेंडर होता है, उसका मोशन को आपका ब्लेड तक कौन पहुँचाता है, तो एक रेडियल आपका लिंक रहता है जो कि आपका एडजस्टिंग लीवर से कनेक्टेड रहता है और उस चीज़ के थ्रू आपका ब्लेड रोटेट होता है, ठीक है। तो ब्लेड को रोटेट करने के लिए अंदर भी आपका बॉल बियरिंग है, आपका एक्सियल डीप ग्रुप बॉल बियरिंग है, फॉर द सपोर्ट बियरिंग की तरह वर्क करता है। और आपका एंगुलर बॉल बियरिंग है जो कि वर्क्स करता है एज ए थ्रस्ट बियरिंग एंड गाइड बियरिंग। क्योंकि ब्लेड जब रोटेट करता है तो चूँकि ब्लेड का कुछ तो अपना वेट भी है, उसका आरपीएम भी है, ज़्यादा आरपीएम रहता है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो कि ब्लेड के बेस में आपका जो हब जहाँ पे कनेक्टेड रहता है वहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, थ्रू द एक्सियल डीप ग्रुप बॉल बियरिंग आपका ट्रांसफर होता है फैन पे, ठीक है। तो उस ब्लेड में भी आपका बियरिंग रहता है। उसके बाद आपका एडजस्टिंग शाफ्ट है और एडजस्टिंग लीवर जो कि ब्लेड को रोटेट करता है। तो ये आपका मेन कंपोनेंट्स ऑफ एफडी फैन है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपने देखा कि एफडी फैन का क्या फंक्शंस है, एफडी फैन क्या यूज़ करता है, एफडी फैन का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, किस टाइप का एफडी फैन का ब्लेड होता है, मोटर का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, फिर आपका सेकेंडरी एयर सिस्टम का जो डक्ट का लेआउट क्या होता है, एंड उसका इंटरनल कंपोनेंट्स का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने देखा। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द एफडी फैन था। नेक्स्ट पार्ट में आपको अपलोड करूंगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।